तो बेटा लोग आज INGSO का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे 2020 पेपर का। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी विथ डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू स्प्रिंग दैट इज नोन टू स्ट्रेच लिनियरली विथ अप्लाइड फोर्स। सिंपल वाला जो है किससे अटैच है? स्प्रिंग से। स्प्रिंग में तो आप जानते ही होंगे कि जब स्प्रिंग पे आप इसको पुल करते हैं किसी स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्श जो उसमें जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफ हमें इतना लगाना पड़ता है। अगर एक्स हमें पुल करना हो तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एफ इक्वल टू के एक्स, मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है, क्योंकि जितना फोर्स से हम स्प्रिंग को पुल करेंगे और ठीक है, तो स्प्रिंग रेस्ट अगर एक्स हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो करेंगे जब इसको हम पानी में डुबा देते हैं इस स्प्रिंग को, तो जब किसी रो1 डेंसिटी में ये डूबा होता है तो स्प्रिंग x1 खींचता है, और किसी रो2 डेंसिटी में इसको डुबाते हैं तो स्प्रिंग x2 खींचता है। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। इट इज सबमर्ज्ड, ठीक है, such that body is fully submerged in a liquid of density ρ1. In this case the spring is stretched by a distance x1. अभी जब इसको डुबाएंगे तो x1 खींचा होगा, तो अभी नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है? x1। तो जब इस स्प्रिंग का फोर्स डायग्राम आप बनाएंगे तो ऊपर की तरफ जो फोर्स आएगा वो kx1 आएगा, वेट इसका हो जाएगा mg, और लिक्विड में डूबने की वजह से जो बॉइंट फोर्स होगा वो b होगा। ठीक है, इसका मतलब है b प्लस के एक्स इक्वल टू एम जी इसका जनरल इक्वेशन होगा। तो पहले केस में क्या हो जाएगा? पहले केस में हो जाएगा बी वन प्लस के एक्स वन दैट इक्वल्स टू एम इन टू जी। ठीक है, और बी वन होता क्या है? अगर वी वॉल्यूम हो तो वी वन का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज बॉइंट फोर्स? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वी इंटू रो लिक्विड, तो लिक्विड का डेंसिटी रो वन है, तो वी रो इंटू जी प्लस के एक्स वन, और मास क्या हो जाएगा? जो इसका मास होगा वो सॉलिड का डेंसिटी कितना है? सॉलिड का डेंसिटी जो है सच दैट बॉडी फुली सबमर्ज्ड, ठीक है, ऑफ डेंसिटी रो1, इसको डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो रो इंटू वी इंटू जी। बॉडी का डेंसिटी हम लोग रो मान लेते हैं और लिक्विड का डेंसिटी हम मान लेते हैं रो1। ठीक है, पहला इक्वेशन देखिए बना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या बनेगा? सेकेंड इक्वेशन में क्या बनेगा? सेकेंड इक्वेशन में जो बनेगा वो हमारा बनेगा, सेकेंड इक्वेशन बनेगा जब रो टू डेंसिटी का कराए तो v इंटू रो टू प्लस के एक्स टू इंटू दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो v इंटू कितना हो जाएगा? g हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दिस केस व्हेन द सेम बॉडी इज फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय x2। ठीक है, जब लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा, जब बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग कम खींचेगा, जब बॉइंट फोर्स कम होगा तो स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा। ठीक है, अब यही रिलेशन है, तो इसी में हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों क्या है? दोनों इक्वेशन तो सेम है। तो हमें हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए डेंसिटी जो है बॉडी का शायद चाहिए, हमें रो का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब रो का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से हमें मिलेगा कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो के एक्स वन का वैल्यू देखिए वी और वी इंटू जी कॉमन हो जाएगा, तो वी इंटू जी रो माइनस रो वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के एक्स वन। ठीक है, और v इंटू जी सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा? v इंटू जी रो माइनस रो टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एक्स टू हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो रो माइनस रो वन बाई रो माइनस रो टू का वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगा? x1 बाई एक्स टू के। जब इसको दाएं बाएं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो देखिए रो यहाँ पे ले लिए, तो इसको x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वहां से x1 हो जाएगा, इसको लेफ्ट लेके चले जाएंगे तो रो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? ये इधर जाके हो जाएगा रो वन x2 और रो वन x2। ठीक है, रो इंटू एक्स टू एक बार एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है,
तो रो इंटू x2 माइनस रो 1 x2 दैट इक्वल्स टू रो इंटू x1 माइनस रो टू इंटू x1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब हो जाएगा कि हमें तो रो चाहिए, तो रो कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1, और उधर जाके क्या हो जाएगा, x1 प्लस रो 1 x2 प्लस रो 2 x1 बाई x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो यहाँ से रो का वैल्यू कितना आया, यहाँ से रो का जो वैल्यू आ जाएगा, अब रो 1 x2 प्लस रो 2 x1 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यही आंसर है। रो 1 x2 प्लस रो 2 x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, रो 1 x2 प्लस रो 2 x1 बार फिर से देख लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो पहले केस में क्या होगा, बॉन्ड फोर्स ऊपर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो b1 प्लस के x1 इक्वल टू mg। तो और सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, b2 प्लस के x2 बराबर mg। तो फर्स्ट केस में बनेगा v इंटू रो 1 g, रो 1 लिक्विड प्लस के x इक्वल टू रो इंटू वी जी, और सेकेंड केस में v इंटू रो 2 g प्लस के x2 इक्वल टू रो भी g। ठीक है, सही तो है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि अब हम कॉमन ले लेंगे, रो रो इंटू जी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो सॉरी v इंटू जी कॉमन ले लेंगे तो रो माइनस रो 1 इक्वल टू के एक्स 1, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, v इंटू जी कॉमन ले लेंगे तो रो माइनस रो 2 इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स 2। और जब दोनों को डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो रो माइनस रो 1 बाई रो माइनस रो 2 की वैल्यू x1 बाई x2। ठीक है, यहाँ से तो यही आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो x2, ठीक है, रो x2 माइनस रो 1 x2 दैट इक्वल्स टू रो x1 माइनस रो 2 x1। ठीक है, तो रो को कॉमन ले लेंगे, इसको इधर लाके, ठीक है, तो जब रो को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो को कॉमन लेंगे तो रो 1 x2 और माइनस रो 2 x1, तो यहाँ से माइनस आएगा शायद, रो 1 x2 माइनस रो 2 x1। ठीक है, तो रो 1 x2 माइनस रो 2 x1 आ रहा है, तो रो 1 x2 माइनस रो 1 x2, ठीक है, और इसको इधर लेके चले गए थे तो माइनस रो 2 x1 और डिवाइडेड बाई रो को कॉमन लिए थे, नीचे क्या आया था, x2 माइनस x1, तो रो 1 x2 माइनस रो 2 x1 बाई x2 माइनस x1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर ए कंडक्टर थर्मल डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाई R equal to R naught 1 plus alpha delta theta, where delta is the temperature difference in degree Celsius, alpha is the constant having dimension of इतना, R naught is the resistance of wire at temperature, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ए वायर मेड ऑफ कंडक्टर विथ अल्फा लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पॉजिटिव होता है जनरल कंडक्टर में, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा नेगेटिव दिया है। इसका मतलब कि इस केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो रेजिस्टेंस होगा, चूंकि अल्फा नेगेटिव है इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस यहाँ पे घटेगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये इसमें अलग चीज ये दिया हुआ है, मीन्स एज टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कांस्टेंट वोल्टेज दिया है, और हमें पता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू होता है डेल्टा वी बाई आर। तो रेजिस्टेंस घटेगा तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो हमें पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हीट भी क्या होगा, हीट भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर विल, द टेम्परेचर एज वेल एज करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, करंट भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो करंट भी बढ़ेगा और टेम्परेचर दोनों के दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पावर क्या होगा, पावर पॉजिटिव होगा, तो पावर जब पॉजिटिव होगा तो अगर पावर आपका बढ़ेगा, और जब पावर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और करंट भी यहाँ पे बढ़ेगा, तो टेम्परेचर विल गो ऑन
द टेम्परेचर एज वेल एज करंट गो ऑन इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा कि वोल्टेज कांस्टेंट अगर है और आपका रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन ए चेस बोर्ड विथ 8x8, 8x8 का चेस बोर्ड है। ए चेस पीस स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, उसको लोअर लेफ्ट कॉर्नर से मूव करते हुए कहां तक जाना है, विच वी सेल लेबल्ड एज स्क्वायर 1 1 से मूव करके दिस पीस हैज टू अलाउड टू मूव ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, ये पीस केवल अपवर्ड जा सकता है और राइटवर्ड, या तो ये जो कोई चेस का गोटी है या तो ये ऊपर जा सकता है या दाएं जा सकता है, ऐसा इसका मूवमेंट केवल अलाउड है। ठीक है, और राइटवर्ड एट एनी पॉइंट द पीस कैन नॉट मूव डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और डायगोनली, ना वो नीचे जा सकता है, ना बाएं जा सकता है, ना डायगोनल जा सकता है, ऐसा कोई गोटी है। मतलब हमें लगता है कि ये कोई स्पेशल गोटी बनाया है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं। फ्रॉम स्क्वायर जो है जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर 2 3 से उसको जाना है तो वो 3 3 पे ही जाएगा या 2 4 पे ही जाएगा, मतलब या ऊपर या दाएं जा सकता है, बट इन एनी अदर डायरेक्शन दिस पीस कंटिन्यूज टू मूव अकॉर्डिंग टू, इसी रूल से चलना है उसको। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ, कितने पाथ ऐसे पॉसिबल हैं जिसमें कि वो स्क्वायर 4 4 तक चला जाए, कहां से स्टार्ट करके 1 1 से स्टार्ट करके। तो एक तरीके से ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हो गया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, कितने तरीके से ये चेस ये मूव कर सकता है। तो देख लेते हैं। चलिए, चेस का पूरा बड़ा है, हम केवल इसको जो हमारा मूवमेंट है केवल वहीं तक इस पे हम फोकस करते हैं। कुछ पार्ट चेस का पूरा बड़ा बोर्ड न बना के उतना ही बोर्ड बनाते हैं जहां पे कि हमें पूछ रहा है। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करके गोटी को यहाँ तक रखना है ना, वही कर रहा है कि 1 1 वाले से 1 1 वाले से लेके 4 4 वाले तक मूव कराना है। ठीक है, हमें यहाँ तक ले जाना है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें अलाउड क्या है मूवमेंट, वो ऐसे जा सकता है, ठीक है, राइट जा सकता है और ऊपर जा सकता है, दो ही इसका मतलब पॉस्ट। तो कई रास्ते हो सकते हैं कि यहां से यहां जा सकता है, ठीक है, उसके बाद यहां जाके ऐसे जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ए, देखिए ध्यान से, 1 2 3, फिर 1 2 3, कुल मिला के 6 स्टेप उसको चलना पड़ेगा। यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको 6 स्टेप चलना पड़ेगा, कैसे भी जाएगा 6 स्टेप उसे चलना है। 3 उसको राइट साइड के जैसे 3 बार उसको दाएं मुड़ सकता है और 3 बार वो बाएं, मतलब कि राइट 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 और अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, 3 अपवर्ड मूव और 3 राइट मूव उसको लेना है। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ वेज परमुटेशन आप जानते हो कि 6 स्टेप में जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग, ठीक है, कहते हैं ना कि 6 टोटल जो है 3 मान लेते हैं कि 3 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 6। तो उसको आप कितने तरीके से उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं, 6 में से 3 रेड और 3 बॉल, तो कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो टोटल, तो अगर अलग अलग होते तब तो फैक्टोरियल 6 होता, लेकिन उसमें 3 एक टाइप के हैं तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, और 3 दूसरे टाइप का है तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। यही आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, 6 5 फैक्टोरियल 3 कट गया, 6 गुड़े 5 30, 30 बटे 3 गुड़े 2 कितना हो गया, तो 6 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो कितना आ गया 5 गुड़े 4, आंसर क्या हो गया, टोटल आंसर 20 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, फिजिक्स का क्वेश्चन कहाँ था ये। ठीक है, सिंपल सा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, काउंटिंग से भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड v इक्वल टू 108 108 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द रेल। ठीक है, द ट्रेन ब्लोज ए विसल, ठीक है, एक कोई ट्रेन ऐसे चल रही है और एक कोई पर्सन है यहाँ पे जो है कोई दूर ऐसे किनारे ऐसे खड़ा हुआ है ट्रैक के, ठीक है, और ये ट्रेन जो है इंजन इसका जो है हॉर्न बजाता है, तो इसको सुनाई दे रहा है, मान लेते हैं ये यहाँ से डी दूरी पे है।
डी दूरी पर है, ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसको ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। तो कहते हैं ब्लोज ए व्हिसल फॉर 7 सेकंड। ये 7 सेकंड के लिए, जैसे ट्रेन वगैरह चलते हैं तो थोड़ा 2-3-4-5 सेकंड तक ये सीटी बजाते हुए जाते हैं क्रॉसिंग से, ठीक है। 7 सेकंड तक ये हॉर्न लगातार ट्रेन बजाता है, ठीक है। और जो है पूछ रहे हैं कि ये बताइए कितने ड्यूरेशन के लिए उसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं डी दूरी पे पहला हॉर्न बजना शुरू किया t बराबर 0 पर। तो जो पहली बार इसको सुनाई पड़ेगा T1, वो ये वाला जो पहला जो हॉर्न बजना शुरू हुआ तो पहला जो वेव है उसको कितने देर तक पहुंचेगा उसके पास। तो डी बाई क्या कर देंगे, डी बाई जो है इसको मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, तो 108 गुणे 5/18, तो ये कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड आया। हाँ, तो पहला जो हॉर्न उसको सुनाई देगा D/30 पे, ठीक है। तो उसका जो पहला हॉर्न सुनाई देगा, साउंड का स्पीड कितना है, साउंड का स्पीड जो है वो 350 है। तो जो पहला हॉर्न जो बजना शुरू करेगा तो डी दूरी पे तो साउंड अपने स्पीड से पहुंच रहा है, तो उसको जो हॉर्न सुनाई देगा डी डिवाइड बाई कितना सुनाई देगा, 350 सेकेंड पे पहला हॉर्न सुनाई देगा। ध्यान समझिएगा, D/350। ये जो पहला जो व्हिसल बजा था पहला हॉर्न D/350 टाइम पे सुनाई देगा। अब ये हॉर्न जो लगातार कितने सेकेंड तक बजा, 7 सेकेंड तक, ठीक है। तो ठीक है, तो 7 सेकेंड बाद इंजन कितना दूर पहुंच गया यहां से, तो कितने स्पीड से ट्रेन चल रहा था, 30 से। 7 सेकेंड बाद 210 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब दूरी जो बचेगा, तो जो ये x आया जो इंजन मूव किया, वो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू v इंटू टी, तो 30 इंटू 7, मतलब इंजन जो ट्रेन का 210 मीटर आगे चला गया। अब जो इंजन से पर्सन के बीच का दूरी बचा वो कितना बचा, D-210 बचा, D-200 अब ये जो हॉर्न बजेगा, ध्यान समझना है, अब ये जो हॉर्न बजेगा कितने सेकेंड बाद, 7 सेकेंड बाद, मतलब 7 सेकेंड बाद जो हॉर्न बजना बंद हो जाएगा, तो ये हॉर्न को कितना दूर चलना है, इस साउंड को कितना दूर चलना है, इस साउंड को D-210 दूर चलना है, ठीक है। और ये साउंड स्टार्ट कब हुआ था, 7 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब अगर हम काउंटिंग देखें तो जो दूसरे का जो दूसरा जो है वो जो टोटल टाइम लेगा यहां से यहां पहुंचने में, वो T2 लेगा, वो कितना लगेगा, वो तो 7 सेकेंड बाद था, और प्लस क्योंकि स्टॉप वॉच हम शुरू कर दिए कब, T=0 यहां से शुरू हो गया है, मतलब इसका काउंटिंग डी स्टार्ट हो गया T बराबर 0 पे, और 7 सेकेंड बाद ये हॉर्न बजा, तो इसका काउंटिंग क्या करेंगे, 0 + 7, 7 प्लस डी माइनस कितना दूरी करेंगे 210, और बटे स्पीड कितना था 350। ये दूसरा जो हॉर्न है वो उसको इतना देर पर उसको सुनाई देगा। पहला हॉर्न कब सुनाई देगा, इतने टाइम पे, और दूसरा हॉर्न कब सुनाई देगा, इतने टाइम पे, क्योंकि दूसरा हॉर्न का जो काउंटिंग हो 7 सेकेंड बाद से काउंटिंग शुरू करेंगे। इसका मतलब जो डेल्टा टी टोटल गैप आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा T2 माइनस T1। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, जब T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें से T2 माइनस T1 मतलब 7 प्लस डी माइनस 210/350, और माइनस कितना D/350, ठीक है। 350 स्पीड होता है साउंड का, तो ये कट जाएगा, तो सिंपली कितना आया, 7 माइनस 210 डिवाइड बाई कितना 350, तो ये आ जाता है 7 सेकेंड से तो थोड़ा कम ही आएगा, और ये आ जाता है 6.4 सेकेंड, ठीक है। तो 6.4 सेकेंड इज द आंसर, देख लीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल फंडामेंटल पे बेस्ड था, बात समझ में आया। इसमें बस यही देखना है कि हॉर्न एक लगातार एक जो है इंटरवल में बजता है, तो जो पहला जब सीटीज का हॉर्न बजाना शुरू किया तो जब जो साउंड पहुंचेगा वो तो इतने देर में पहुंच जाएगा, लेकिन 7 सेकेंड बाद दूसरा जो साउंड पहुंचेगा वो कितने देर में पहुंचेगा, वो इतने देर में पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टोटल टाइम इंटरवल होगा स्टार्टिंग और एंडिंग तक का, क्योंकि ये जब हॉर्न बजना बंद हो जाएगा तब ये पहुंचेगा,
तो इतने देर में पहुंचा, तो ये ड्यूरेशन जो आएगा वो टोटल कितना आएगा 6.4 सेकेंड का। मतलब 7 सेकेंड तक तो ट्रेन हॉर्न बजाता है, लेकिन सुनने वाले को क्या सुनाई देगा, केवल 6.4 सेकेंड तक हॉर्न सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि तब तक ट्रेन थोड़ा आगे मूव कर गया था ना। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करंट कैरिंग वायर इज बेंट इन द शेप शो इन द बिलो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एज शोन इन द फिगर। करंट का ऐसे सब डायरेक्शन दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी ऑफ द क्यूबिकल शेप, ये क्यूबिकल शेप पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट होता तब तो सेंटर पे सिमेट्री से क्या होता है आंसर, सेंटर पे जो आता, अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो सेंटर पे कट कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ साइड कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हमें सेंटर पे फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट पे फील्ड चाहिए, नीचे वाला जो करंट होगा, नीचे वाला ये ऊपर वाला जो देगा वो किधर देगा। अगर हम सेंटर की बात करें, अगर आप 3D स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकिए, तो जो करंट होता है, जो फील्ड होता है वो क्या होगा, अब ये और ये वाले वायर जैसे ऐसे हैं, पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर हम ये बोलें कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो किधर होगा, करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट जो है सेंटर पे यहाँ पे है, तो हम लोग बोलेंगे तो फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगा, और दूसरा वाला करंट ऐसे आ रहा है तो ये भी ऐसे आएगा। मतलब ये दोनों करंट मिलके जो डायरेक्शन देंगे वो किधर देंगे, तो ये दोनों करंट मिलके ऊपर की तरफ देंगे, उसी तरीके से ये दोनों करंट मिलके नीचे की तरफ देंगे। मतलब ये वाला वायर, मतलब ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये वाला वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ले दे के बचा क्या, ले दे के बचा आपका जो है जो फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो इस वाले वायर की वजह से और इस वाले वायर की वजह से और इस वाले वायर की वजह से आया। और वो किधर आएगा, वो सिमेट्री से जो आएगा, जो ये वाला वायर देगा वो किधर देगा, ये जो ये वाला वायर है, अगर हम लोग 3D इमेजिन करें तो ये वाला वायर किधर देगा, ये वाला वायर कुछ ऐसे देगा और ये वाला वायर कैसे देगा, ये वाला वायर जो होगा वो उसके ये दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वाई वाला कंपोनेंट ऐड होके जो रिजल्टिंग फील्ड देगा वो किस डायरेक्शन में दे देगा, वाई डायरेक्शन में दे देगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो फील्ड आएगा वो वाई डायरेक्शन में। 3D इमेजिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक मेटल बोल रहा है, द फिगर राइट शोज ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे एक माइनस पॉइंट चार्ज रखा है, एंड थिक अनचार्ज्ड मेटल प्लेट इन द 2 डायमेंशनल फिगर, mn is the cross section of the plate as seen in the figure, the charge is located on the normal drawn from center of the plate. A student was given the this situation and was asked to draw the line of force through the point x, y, z and x. Diagram on right is the answer given by the student, at which point the drawn line of the force definitely do not match the actual line of force. करें x, y, z में से कौन सा एक्चुअल लाइन ऑफ फोर्स और W में से कौन सा एक्चुअल लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ ही कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई मेटल प्लेट है ऐसे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं कि जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देता है, अपनी तरफ देगा ऐसे, और अगर माइनस चार्ज होता है चारों तरफ से, जो किसी कंडक्टर को पास करते समय लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, कंडक्टर के हमेशा कंडक्टर से ऐसे परपेंडिकुलरली ही निकलता है लाइन, अगर यहाँ से निकलेगा भी तो यहाँ पे आके फिर क्या होगा, ऐसे कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, खैर वाई वाला करेक्ट, क्योंकि हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर मिलना चाहिए, वाई नहीं हो सकता। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे डब्लू भी नहीं हो सकता, तो आपका y नहीं हो सकता, w नहीं हो सकता, z हो सकता है, क्योंकि z तो देखिए ये वाला है, और x वाला क्या है, वही बेंड करने वाला, x और z हो सकता है, y w नहीं हो सकता है। ठीक है, y भी नहीं हो सकता और w भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीट कंडक्टर परपेंडिकुलरली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली ही मिलते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, 5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व दैट द वन एंड ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ एंड ऑफ द नीडल। ठीक है, इमेज का जो है एक एंड जो है उस ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर रहा है, द अदर
other end of image is found at a distance from the pole of the measure at distance x, तो x का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट सिंपल होता है। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करे दो ही पॉसिबिलिटी बनता है, या तो सेंटर पे होगा या तो पोल पे होगा, ठीक है। तो चलिए एक सेंटर वाला पहला केस लेते हैं कि सेंटर पे है, एक एंड सेंटर, और सेंटर पे भी दो चांस हो सकता है कि बाएं है कि दाएं है, और कितना लेंथ का है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर, निडल का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए एक सेंटर पे कर देते हैं और पहला केस लेते हैं कि इसको ऐसे दिखा देते हैं 5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। तो एक बार निडल को ऐसे कर लेते हैं पहला केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस, तो अब इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, समथिंग लाइक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इमेज इसका ये दूरी फोकल लेंथ कितना दिया है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेडियस 20 हो जाएगा। तो अगर रेडियस 20 हो गया तो इसका मतलब है ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, तो v का वैल्यू कितना होता है uf अपान u माइनस एफ होता है, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का शॉर्टकट है कि जो v का वैल्यू होता है uf अपान u माइनस एफ, और u कितना होगा -20 और f का वैल्यू कितना है, फोकल लेंथ कितना दिया था, फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो नेगेटिव ही फोकल लेंथ है तो -10, और डिवाइड बाई u माइनस एफ करेंगे, तो u माइनस एफ करेंगे तो f का वैल्यू चूंकि -10 है यहाँ पे, ठीक है। तो u माइनस एफ करेंगे और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -25 है। तो पहले केस में u का वैल्यू हो गया -25 और f का वैल्यू है -10, तो जो v का वैल्यू आएगा uf अपान u माइनस एफ, तो uf का मतलब क्या हो गया 250 अपान u माइनस एफ, तो u माइनस एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, u माइनस एफ करेंगे तो -15 आ जाएगा, तो कितना आया 50/3, -50/3 आया। इसका मतलब ऐसे जो हमें जो ऑब्जेक्ट करेक्ट कि द अदर एंड ऑफ इमेज कितने डिस्टेंस पे होगा x, तो कितना है -50/3, माइनस का मतलब ये हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि इसका जो इमेज का जो डिस्टेंस आएगा -50/-17 समथिंग आएगा, तो कुछ कहीं देखिए यहाँ पे बनेगा ना, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला केस का आंसर तो ये बना, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं केस 2 में, केस 2 में जिसमें कि ऑब्जेक्ट किस साइड होगा, एक एंड तो आपका यहीं पे रहेगा, एक एंड तो सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन दूसरा जो है सेंटर से राइट साइड, मतलब निडल कुछ ऐसा रखा होगा, ठीक है, निडल कुछ ऐसा रखा होगा। एक तो सेंटर पे ही रहेगा, सेंटर का मतलब कितना दूरी 20 सेंटीमीटर, और इस बार पीछे था तो 5 सेंटीमीटर जोड़ दिए थे, पीछे था तो 5 सेंटीमीटर जोड़ दिए थे, आगे होगा तो 5 सेंटीमीटर घटा देंगे। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा 20 आएगा। तो इस बार u का वैल्यू कितना आया -20 और f का वैल्यू -10 ही है, तो v का वैल्यू कितना हो गया uf अपान u माइनस एफ, तो कितना हो गया 200, और बटे u माइनस एफ करेंगे, तो u माइनस एफ करेंगे तो -10, तो कितना आया -20 आ गया। तो एक आंसर देखिए ये हो गया, ठीक है। और तीसरा केस जिसमें कि हम बोल रहे थे कि पोल पे भी रखने पे, ये कई लोग इस केस को मिस कर देते हैं, तो ध्यान देखिए सारे केस को हम लोग को सोचना है। कई लोग इस केस को मिस कर देते हैं, उनको बस एक ही चीज याद रहता है कि सेंटर का सेंटर बनता है, अरे भाई पोल का भी पोल पे ही बनता है, ठीक है। तो पोल का पोल पे बनेगा तो केस तीसरा केस ले लेते हैं कि एक एंड कहाँ रख देते हैं, पोल पे रख देते हैं। तो एक एंड पोल पे रख देंगे, निडल को ऐसे रख दीजिए सामने, ठीक है। तो एक एंड पोल पे रख देंगे, तो और ये कितना दूरी हो जाएगा, तो इस केस में जो u का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, f का वैल्यू तो -10 ही है, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना आएगा uf अपान u माइनस एफ, तो मतलब 50 बटे u माइनस एफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो इस चीज को भी लेना है, तो ठीक है, तो कहां पे बनेगा 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड आया, ठीक है। तो ऑप्शन द अदर एंड ऑफ इमेज एट डिस्टेंस, इमेज ही पूछ रहा है, इस पर वर्चुअल भले बनेगा लेकिन होगा किधर, राइट साइड होगा, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव आया, इसका मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी सी डी तीनों करेक्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई लोग इस डी वाले ऑप्शन को क्या कर देते हैं
मिस कर देते हैं, तो ध्यान देखिएगा कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तीनों केस हम लोग कंसीडर कर लिए। ओके, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, बॉडी इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन आफ्टर टाइम इंटरवल t equal to t1 the body covers equal distance in two successive time interval delta t1 and, ठीक है, कुछ समय बाद दो बराबर टाइम में वो बराबर डिस्टेंस, सक्सेसिव टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, दो बराबर समय में बराबर दूरी चलता है। चलिए, आल्सो द स्पीड ऑफ द बॉडी एट इंस्टेंट t इक्वल टू t1 एंड t इक्वल टू t1 प्लस 2 डेल्टा t1 हैपेंस टू बी सेम। स्पीड भी सेम कर रहा है और डिस्टेंस भी सेम कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? तो एक्सेलरेशन क्या जीरो हो सकता है इसमें? क्या इसमें बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? कांस्टेंट स्पीड से अगर मान लीजिए चल रहा हो, ठीक है, तो एस में तो हो ही सकता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड से बराबर समय में एक डेल्टा t1 में और दूसरे डेल्टा t2 में क्या होगा, ठीक है, सॉरी, डेल्टा t1 बराबर टाइम में क्या होगा, बराबर डिस्टेंस ही चलेगा भाई, वो तो कॉमन सेंस की बात है। कांस्टेंट स्पीड में तो ये सम पॉसिबल ही है, यहाँ भी स्पीड भी, यहाँ भी स्पीड, करा डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो ये तो पॉसिबल है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बॉडी में भी मूविंग विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में याद करिए कि जब बॉल को हम थ्रो करते हैं, जब बॉल को थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है? किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट के ठीक पहले कुछ टाइम अगर डेल्टा टी ले और ठीक बाद क्या लें, डेल्टा टी वन, अगर दो बराबर टाइम लें तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के एक दो सेकंड पहले और हाईएस्ट पॉइंट के 2 सेकंड बाद जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम। देखिए एरिया सेम आता है। उसी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट के 2 सेकंड पहले जो स्पीड होगा, हाईएस्ट पॉइंट के 2 सेकंड बाद जो स्पीड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ये पॉसिबल है नॉन जीरो एक्सेलरेशन में भी। लेकिन हाँ, उसमें एक ही डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन हो, बॉल फेंके ऊपर गया फिर लौट के आया, तो हाईएस्ट पॉइंट के कुछ टाइम डेल्टा t1 टाइम पहले, समझिए बात को, यहाँ ये वाला टाइम डेल्टा t1 और हाईएस्ट पॉइंट के बाद डेल्टा t1, ये दोनों टाइम में क्या होगा, नीचे से ऊपर का डिस्टेंस, ऊपर से नीचे का डिस्टेंस सेम, और इस पॉइंट पे दोनों समय स्पीड भी क्या होता है, दोनों समय स्पीड भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ और यहाँ का स्पीड क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी सही है। बॉडी में भी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या ऐसा पॉसिबल है? स्प्रिंग वाले में बिल्कुल पॉसिबल है। स्प्रिंग में याद कर जाइए कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल अगर होता है तो बॉडी जब x दूरी आगे होता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, a का वैल्यू क्या होता है, माइनस ओमेगा एक्स होता है। तो a किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, लेकिन अपोजिट में। तो स्प्रिंग में भी यही चीज होगा, जब वो मीन पोजीशन के आगे जाएगा जितने टाइम और मीन पोजीशन से पीछे जो टाइम आएगा, मतलब कि ये समझ लो यार कि मीन पोजीशन से जिस समय पास कर रहा होगा, तो मीन पोजीशन से जिस समय पास कर रहा होगा तो मीन पोजीशन से जो आगे जाएगा, ठीक है, जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ गुजर रहा हो, मान लो यहां से यहां आ रहा हो, तो यहां से यहां आने का टाइम और फिर यहां से यहां आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है। दोनों समय स्पीड भी क्या होता है, सेम होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप पढ़े होंगे तो इतना बात जानते होंगे ना कि स्पीड जो होता है, ऐसे समझिए कि जब बॉडी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो मीन पोजीशन के ठीक पहले और मीन पोजीशन के ठीक बाद जो डेल्टा टी टाइम अगर बराबर बराबर हो, तो यहाँ का स्पीड अगर v होगा तो यहाँ का स्पीड भी क्या होगा, v ही होगा। दोनों जगह स्पीड सेम होता है, पहली बात। और दोनों जगह क्या होता है, दोनों जगह का स्पीड सेम होगा, दोनों का डिस्टेंस भी क्या होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। तो ये एसएचएम में होता ही होता है ऐसा। और बॉडी में भी कमिंग टू हाल्ट मोमेंटरली, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन वेलोसिटी जीरो नहीं होता, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में तो होता ही है। तो ऑप्शन डी इज क्या करेक्ट। तो काफी अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इस बात को समझ जाइए। ठीक, ध्यान से देखिए एक एक बात को, आगे बढ़िए। यहाँ आप देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स, रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए हैं पॉइंट ए B, C and D as shown in the figure. Their individual values can either be 6 ohm और इंटीग्रल, मतलब वो 6 ओम हो सकता है या 6 ओम का कोई मल्टीपल हो सकता है, 6, 12, 18 ना, 6 का टेबल में ही आएगा. ऑल नीडेड टू बी डिफरेंट, ऑल नीडेड टू, सब अलग अलग, ऑल नीड नॉट टू बी डिफरेंट, जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो, हाँ 6 का मल्टीपल होना चाहिए. ए मल्टीमीटर कनेक्टिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, यहाँ पे कोई मल्टीमीटर कनेक्ट किए तो वो ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस पाया वो मल्टीमीटर कितना पाया, वो बता रहा है कि 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस ए और सी के बीच का है. ठीक है, तो आर ए सी जो मल्टीमीटर ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस मेजर किया वो 8 ओम रेजिस्टेंस मेजर किया. ठीक है, तो पूछ रहे हैं ये बताइए कि अगर 8 ओम रेजिस्टेंस मेजर किया तो वैल्यू बताइए कि जो रेजिस्टेंसेस इनका वैल्यू क्या होगा, ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का. ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे. तो अब ये समझिए कि यहाँ पे एक तरीके से ए और बी सी के बीच रेजिस्टेंस है ये, तो अब समझिए कि ये R4 और R3 क्या हो गए सीरीज में, R1 और R2 क्या हो गए सीरीज में. कुल मिला के RAC जो आएगा, अगर RAC हम आपसे पूछें क्या आएगा तो आप जान ही रहे हैं कि RAC का वैल्यू क्या आ जाएगा. RAC हो जाएगा R1 प्लस R2 एक रजिस्टर और R3 प्लस R4 एक रजिस्टर, R1 प्लस R2 R1 और डिवाइड बाई क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्रोडक्ट अपॉन सम. तो इन दोनों का मिला के एक हो गया R1 प्लस R2, इन दोनों का मिला के एक हो गया R3 प्लस R4. तो प्रोडक्ट ना क्या होता है रेजिस्टेंस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. तो R1 प्लस R2 एक हो गया R1 डैश और R3 प्लस R4 R2 डैश, तो R1 डैश R2 डैश बाई R1 डैश प्लस R2 डैश. अब चलिए थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि R1 जो है R1 प्लस R2 अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है 6 है तो R1 प्लस R2 का वैल्यू मान लेते हैं 6m हो गया लेट, और R3 प्लस R4 का वैल्यू क्या हो गया 6n हो गया मान लिए. क्योंकि अगर ये भी इंटीग्रल मल्टीपल, ये भी 6 ओम का मल्टीपल, तो दोनों का सम भी क्या होगा 6 ओम का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा. ठीक है, तो अब ये एक तो ये मान लिए. ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा जब 8 इक्वेशन देखेंगे RAC का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m इंटू 6n डिवाइड बाई 6m प्लस 6n, और ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो 6 हो गया कैंसिल, तो 6mn बाई m प्लस n का वैल्यू देखिए 8 आ गया, तो mn बाई m प्लस n का वैल्यू कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है. तो अब देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं. तो अगर m का वैल्यू, अगर आप m का वैल्यू 2 ले लेते हैं, चलिए m का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो देखिए n कितना आएगा, शुरू करते हैं लेना. तो m का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो यहां से 1 इंटू n बाई 1 प्लस n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3. इसका मतलब है कि 1 प्लस n का वैल्यू 4/3n आ गया, तो n निगेटिव आएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है, m का वैल्यू 1 रिजेक्ट हो गया. अब m का वैल्यू अगर 2 रख देते हैं, अगर m का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2n बाई n प्लस 2 का वैल्यू कितना 4/3, तो 3n का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 4, तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू देखिए 4 आ गया. तो पहला पॉसिबल सिचुएशन मिल गया क्योंकि mn इंटीजर है, तो पहला ये मिल गया कि m, इसका मतलब ये हो गया कि R1 प्लस R2 वैल्यू कितना हो गया, R1 प्लस R2 वैल्यू हो गया आपका
R1 प्लस R2 वैल्यू हो गया 12। इसके अलावा R1 का वैल्यू क्या हो सकता है? अब इंटीग्रल दोनों को जोड़ के 12 है तो 6 से तो कम हो नहीं सकता। इसके अलावा R1 6 हो गया और R2 भी कितना हो गया? R2 6 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से R3 का वैल्यू N4 है तो R3 का वैल्यू 12 हो गया और R4 का वैल्यू भी कितना हो गया? 12 हो गया, क्योंकि R3 प्लस R4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6n का मतलब कितना? 24। तो पहला देखिए, इसका पहला आंसर ये आ गया, पहला कॉम्बिनेशन का आंसर आया 6 6 12 12, ठीक है। उसी तरीके से जब आप 3 पुट करेंगे m का वैल्यू, तो n का वैल्यू फिर इंटीजर नहीं आएगा, और m का वैल्यू 4 पुट करेंगे, m का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी हो गया कि R1 का वैल्यू 12, R2 का वैल्यू 12 और R3 का वैल्यू 6 और R4 का वैल्यू भी कितना? 6। एक तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो पहला कॉम्बिनेशन तो वो था R1 6 R2 6 और R3 R4 12 12, और दूसरा क्या हो गया? R1 R2 12 12 R3 R4 6 6, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, इसी तरीके से चलेगा मामला, ठीक है। तीसरा केस में क्या बनेगा? मेन ये था कि क्या इक्वेशन है? mn बाई एम प्लस एन 4/3 है। mn बाई एम प्लस एन, mn बाई एम प्लस एन का वैल्यू कितना है? 4/3 है, ठीक है। तो यही है आपका, यही R1 R1 R2 R3 R4, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4, और हमें इसी के बीच का क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए, ए और सी के बीच में, एसी के बीच में। अगला केस लेते हैं जिसमें कि अब बस हीट एंड ट्रायल ही पुट करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये हम लोग 6 ओम कर दें, ये 6 ओम कर दें, इसको कर दें, इसको 18 ओम कर दें, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि mn का वैल्यू तो अब यहाँ का 6 6 का क्या हो जाएगा? 12 और 18 6 का क्या हो जाएगा? 24 और बटे क्या? प्रोडक्ट 5 12 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा? 12 गुणे 24 बटे कितना? बटे 36। तो ये भी कितना आ गया? ये भी 8 ओम आ गया। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी हो गया, R1 6 R2, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। ये एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि R1 6 ये 18, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन हुआ? R1 6 R2 6 R3 6 और R4 18। एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है R1 6 2 6 18 और R4 6। तो इसके ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे? ऐसे ऐसे आपको तीन, इस टाइप का 3 कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो 3 वैल्यू सेम, एक वैल्यू सबको रोटेट करते रहिए, ठीक है। तो यही सब है, अलग अलग केसेस, अलग अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा सा ये भी मोर लेस फिजिक्स मोर मैथमेटिकल था, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड पॉइंट आउट विच विथ ए शॉर्ट जस्टिफिकेशन, 2-3 लाइन में साइंटिफिक मिस्टेक जो है क्या हो सकता है इसमें। पहला है कि स्फेरिकल लेंस इज टू बी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई जो है स्फेरिकल सरफेस ग्लास मार्बल can therefore be considered as a lens. Consider glass marble of refractive index 1.5 of radius 15 मिलीमीटर। करें ग्लास को क्या हम लेंस मान सकते हैं? ग्लास मार्बल अगर है 1.5 मिलीमीटर, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और 15 मिलीमीटर का कोई ग्लास मार्बल है,
तो अगर इसमें जो कह रहे हैं कि यूजिंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फार्मूला थ्रू हाई स्कूल, जो हम लोग पढ़ाया जाता है टॉट इन हाई स्कूल, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1/f=μ-1 और 1/r1 और -1/r2। पहली बात ये है कि ये जो होता है ये पैरिक्सियल रे के लिए होता है और किसके लिए होता है, थिन लेंस के लिए होता है। ये थिन लेंस फार्मूला है जिसमें कि लेंस की थिकनेस हम लोग बहुत ही कम मानते हैं, ठीक है। तो ये थिन लेंस फार्मूला है, थिन लेंस फार्मूला होता है, तो इसको हम थिक के लिए स्फीयर के लिए लगा ही नहीं सकते। थिन लेंस फार्मूला होता है। दिस कैंट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर स्फीयर, अप्लाइड फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि स्फीयर में जब हम लोग ये मानेंगे कि इनफाइनाइट से रे आ रहा है तो उसमें लेंस में क्या होता है, लेंस में जब इनफाइनाइट से रे आता है तो हम लोग क्या मानते हैं, कहाँ पे कन्वर्ज करता है, फोकस पे करता है उसमें, ठीक है। उसमें ये फार्मूला लगाते हैं तब फोकल लेंथ। और इसमें क्या कहेंगे, इसमें जब हम कहेंगे इनफाइनाइट से रे आ रहा है तो पहले ये इस सरफेस के लिए क्या बनाएगा, ये कहीं इमेज बनाएगा और ये इमेज इसके लिए क्या करेगा, दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब उससे कैलकुलेट करेंगे उसका फोकल लेंथ उस फार्मूले से फोकल लेंथ से मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे वो फार्मूला थिन लेंस के लिए होता है, ये थिक लेंस के लिए लगेगा ही नहीं। इसका मतलब कि वो फार्मूला लगा के यहाँ पे हम वो पा ही नहीं सकते, ठीक है। तो फोकल लेंथ हम लोग जो है 15 mm कह रहा है कि आप जो फोकल लेंथ 15 mm पा रहे हैं ये गलत चीज है, क्योंकि आप ये फार्मूला लगा रहे हैं जो थिन लेंस फार्मूला है, और हमें हमें ये चीज यहाँ पे ला ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसको अगर हम बोलें कि फोकल क्या होगा इसका, तो उसके लिए हमें इस सरफेस का रिफ्रेक्शन और फिर उसके बाद इस सरफेस का रिफ्रेक्शन 2 बार लेना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट रिफ्रेक्शन के लिए जो इमेज I1 बनेगा, सेकेंड के लिए वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इस लेंस से लाइट पड़ेगा तो कहीं और जाके इसका इमेज कहीं और बनेगा, तो उस वो फोकस होगा, जो कि 15 सेंटीमीटर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फार्मूला गलत रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर है कि दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर ओनली थिन लेंस नॉट थिक स्फीयर। बात समझ में आया, तो ये आप बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ray of white light is incident on rectangular slab of an at angle I. When a ray enters the glass slab from one surface, dispersion takes place. In other words, since the refractive index of glass is different for different constituent color of white light, the angle of refraction are different. से वॉलेट के लिए अलग होगा, ठीक है, ब्लू के लिए अलग होगा, अलग अलग कलर अलग अलग उसका डेविएशन होगा, जैसा कि हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट में पढ़ते हैं लेंस प्रिज्म के केस में, ठीक है। अब कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इनसाइड द ग्लास स्लैब, ray of different color will be incident on the glass air interface at the opposite parallel surface at different angle of incidence. The ray of different color will then leave at the surface with different angle of refraction. Therefore, when white light passes through a glass slab, the constituent color will spread out in different direction while leaving the slab. ये क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये कोई ग्लास स्लैब है और इस पे कोई लाइट पड़ता है, तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ का डिस्पर्सन जैसा फिनोमिना ये बोल रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई जो है लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट, चलिए व्हाइट लाइट की बात करते हैं कि कोई व्हाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई है, तो इसका जो रेड होता है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो रेड लाइट अब नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, तो रेड लाइट का जो डेविएशन होगा वो जो होगा वो कम होगा, और जो वायलेट लाइट होगा, तो खैर इससे वायलेट बोर्ड है तो वायलेट तो इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, चलिए वायलेट को हम ऐसे दिखाते हैं कि वायलेट को थोड़ा डार्क कलर कौन सा ले लें,
तो चलिए वॉयलेट लिख देंगे इसी पे, ठीक है। तो वॉयलेट वाला देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वॉयलेट वाला जो है रेड वाला का थोड़ा सा डिविएशन देखिए, ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, ये डेल्टा रेड का आएगा, डेल्टा वॉयलेट का आएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, रेड वाले का होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, आई वॉयलेट होगा, और ये आई क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। अब ये समझ जाइए बात कि अगर लाइट, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाइट जो है वो दोनों अलग हो गए, इसमें सातों कलर इसी में होंगे, विप ग्योर ना वाइप ग्योर। तो वहां पे क्या होगा, सातों कलर होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगा वॉलेट को का, सबसे कम डेविएशन रेड का होगा, क्योंकि रेड लाइट का स्पीड क्या होता है, रेड लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। सूरज के 7 घोड़े हम लोग ना वेदों में बताया गया है कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं, मतलब सन जो लाइट होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। लाल घोड़ा सबसे पड़ता है, मतलब रेड वाले का जो स्पीड होता है वे वो सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और वेवलेंथ सबसे तेज दौड़ेगा तो यहाँ सबसे पहले पहुंचेगा सर, इसका मतलब इसका डेविएशन सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉलेट वाले का होगा, ठीक है। तो इसको डेविएशन हम लोग बोलते हैं ना, कि जितना ज्यादा मुड़ जाता है एंगल उसको डेविएशन। तो ओरिजिनल देखिए ये डायरेक्शन था, ये लाइट का ये डायरेक्शन था, इसका मतलब रेड वाले का जो डेविएशन आएगा वो ये आएगा, ये डेल्टा रेड है, और ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा वॉलेट है, ठीक है। तो खैर इसके बाद जब लाइट दूसरे इंटर सरफेस पे पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि जब लाइट दो पैरेलल स्लैब होते हैं तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे चाहे किसी भी कलर का लाइट हो, क्या फर्क पड़ता है, इनिशियल मीडियम यहाँ भी एयर है, और यहाँ भी फाइनली किस में निकल गया, एयर में, और ये तो रिफ्रेक्टिव मीडियम कोई म्यू है। जब लाइट दूसरे मीडियम से पास करेगी तो क्या हो जाएगी, लाइट दूसरे मीडियम से जब निकलेगी तो वो पहले मीडियम की क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि म्यू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो इस वाले लाइट का जो रिफ्रेक्शन आएगा वो फिर से क्या होगा, फिर नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो जो फाइनली जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आएगा वो फिर से आई के बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट जो है दो, ठीक है, यहाँ पे शिफ्टिंग, लैटरल शिफ्टिंग हो जाएगा, देयर इज लैटरल डिस्पर्सन बट नॉट एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो एंगल आएगा नॉर्मल से ये भी आई ही आएगा, और ये भी क्या आएगा, आई ही आएगा। तो कहेंगे देयर इज लैटरल डिस्पर्सन, लैटरली दोनों लाइट अलग हो जाएंगे, देयर इज लैटरल डिस्पर्सन बट नॉट एंगुलर डिस्पर्सन। वो प्रिज्म में होता है कि जब दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लाइन होते हैं तब दोनों डेविएट, एंगुलर डिस्पर्सन होता है। जैसे लैटरल डिस्पर्सन बट नॉट एंगुलर डिस्पर्सन। तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे होंगे ना, जो इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे होंगे आपस में फाइनली क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्रेक्टेड रे है, फाइनल रिफ्रेक्टेड रे, फाइनल रिफ्रेक्टेड रे। दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में पैरेलल होंगे ना, इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि कोई फ्री, द फ्री डायग्राम, बॉडी डायग्राम ऑफ ए, अच्छा डायग्राम दिया नहीं है, सोन इन द फिगर, कुछ ऐसा है डायग्राम, समझ जाइए हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। समथिंग लाइक ऐसा है डायग्राम कि यहाँ पे एक मास है, और यहाँ पे एक m1 है, और इधर पे एक m2 मास है, ऐसे ऐसा कोई मास m1 m2 रखा हुआ है, ठीक है, एज सोन इन द फिगर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन का ये आता है टोटल जो है इक्वेशन आता है, मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन ए है बॉडी का, ये ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, अच्छा यहाँ डायग्राम बनाए हुए हैं अगले पेज पे, ठीक है। चलिए अगले पेज पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि अगर कोई बॉड टी इक्वल टू 0 पर रिलीज किया जाता है, m1 और m2 माइनस m1 का अलग अलग वैल्यूज दिया है, मास का डिफरेंस दिया हुआ है,
ठीक है, और 1 मीटर हाइट से रिलीज किया जाता है, और टाइम जो है उसका भी हमें वैल्यू दिया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे देखिए m2 माइनस एम का वैल्यू दिया है, टाइम t का वैल्यू दिया, डिस्टेंस 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर, इसको ट्रेवल करना है, चाहे m2 को चाहे m1 को ट्रेवल करना है। ठीक है, m2 माइनस m1 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो चलिए ये मतलब 1 मीटर ये डिस्टेंस दिया। ठीक है, तो m2 माइनस m1 का वैल्यू दिया है 10 इन g का वैल्यू इन ग्राम दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, और टाइम t दिया है 8.35 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और तो पूछ रहा है हमसे कि m1 प्लस m2 का वैल्यू बताना है। हमें क्या बताना है, यूजिंग द गिवन डाटा एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन प्लॉट द सुटेबल ग्राफ एंड डिटरमाइन द टोटल मास स्ट्रिक्टली यूजिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। टोटल मास मतलब हमें m1 प्लस m2 का टोटल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग डायग्राम में क्या दिया हुआ है। डायग्राम में ये वाला वैल्यू दिया हुआ है हमको। ठीक है, और हमको बताना है कि टोटल m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आएगा इस डेटा को यूज करके। ठीक है, तो इस डेटा को यूज करके देखिए कैसे क्या करेंगे। जैसा ये डेटा बना है वैसा हम लोग भी एक डेटा बना है। हमें ग्राफ किसका किसका प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब m1 प्लस m2 का वैल्यू चाहिए किस क्या यूज करके, m2 माइनस m1 और t यूज करके। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जो है m2 माइनस m1 का वैल्यू दिया है और टाइम t दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि मास m2 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, मास m1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब m2 माइनस m1 का वैल्यू दिया हुआ है। एक्सेलरेशन a होता क्या है, एक्सेलरेशन a होता है m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी होता है। ठीक है, और s इक्वल टू क्या होता है, हाफ at स्क्वायर होता है, तो s का वैल्यू हो जाएगा हाफ a की जगह m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू क्या स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से m2 माइनस m1 का जो वैल्यू आ जाएगा, m2 माइनस m1 का वैल्यू आ जाएगा 2s ना, m2 माइनस m1 का जो वैल्यू आ जाएगा, या ऐसा कर लीजिए कि जी टी स्क्वायर, तो 2s बाई जी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2s बाई जी टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई क्या, m1 प्लस m2, लेकिन हमें m1 प्लस, तो m2 माइनस m1 यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा m1 प्लस m1 m2, m1 प्लस m2, चलिए ये कर लेते हैं, m1 प्लस m2 और 2s बाई जी टी स्क्वायर, m1 प्लस m2 इंटू 2s बाई जी टी स्क्वायर, 2s बाई जी टी स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसके लिए लॉजिक ये है, कोई ऐसा ग्राफ प्लॉट करें तो m1 प्लस m2 जो होगा वो एक तरीके से अगर इसको हम लोग y मान लेते हैं और इसको m मान लेते हैं, अगर y इक्वल टू mx हो जाएगा, तो m2 माइनस m1। ठीक है, तो m2 माइनस m1 और 2s बाई जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2s बाई जी टी स्क्वायर। तो m2 माइनस हम लोग ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे m2 माइनस m1 का, और y इक्वल टू mx यूज करेंगे, और 2s बाई क्या, जी टी स्क्वायर का प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, तो अब डेटा देख लीजिए कि m2 माइनस m1 का वैल्यू कितना दिया है, पहले 10 दिया हुआ है, तो m2 माइनस m1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ग्राम में दिया हुआ है ये चीज,
तो ग्राम में दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ग्राम में, और 2s/gt², ठीक है। तो और दूरी कितना दिया है, दूरी 1 मीटर दिया है, और टी का वैल्यू कितना दिया है 8.35। तो 2s/gt² का जो वैल्यू आएगा 2s/gt², तो 2 और s कितना है, s है आपका 1 मीटर दिया है, और जी का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे ग्राम में लेते हैं तो अच्छा टाइम यहाँ पे क्या दिया है, टाइम सेकेंड में दिया है। तो जी का वैल्यू अगर हम लोग ग्राम में लेते हैं ना, तो जी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे नहीं, जी का वैल्यू तो 9.81 लेंगे ना, तो जी का वैल्यू हम लोग 9.81 लेंगे, सब कुछ हम लोग एसआई यूनिट में ही रखना है। तो 2s/gt², तो m2 - m1 को चलिए ग्राम में ही रखने दे देंगे, तो 10 वैल्यू रहेगा 10, और 2s/gt², तो 2s, तो s कितना होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज जो है ग्राम में है, तो केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये चीज केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻, देखिए ये अगर ग्राम में है तो केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअल वैल्यू में जो स्लोप आएगा वो ये जो mx प्लॉट उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल वैल्यू में, तो जाके हमें क्या मिल जाएगा m1 + m2 मिल जाएगा। फिर 2s/gt², तो हम लोग पहले डेटा फिल करते हैं। तो 2s/g का वैल्यू 9.8 लेना है, टी स्क्वायर 8.35 का होल स्क्वायर। तो पहले टी लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए जो वैल्यू दिया है उसी टेबल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, 2 बाई क्या स्क्वायर 2/t², तो पहले 2/gt², तो 2/gt² का वैल्यू ले सकते हैं। तो 10 हो गया, और टी का वैल्यू 8.35 दिया है क्वेश्चन में। टी का वैल्यू कितना दिया है, टी का वैल्यू दिया है आपका 8.35, देखिए। तो टी का वैल्यू दिया 8.35, तो इस करेंगे तो 2/8.35, ठीक है। तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 9.8 डिवाइड बाई 8.35, फिर डिवाइड बाई 8.35, ये वैल्यू आता है 0.0029, इसका वैल्यू आ जा रहा है 0.0029, 0.0029, ठीक है। तो इसका क्या प्लॉट पॉसिबल है इतना छोटा वैल्यू का, तो इस इतने छोटे वैल्यू का प्लॉट पॉसिबल नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी जो है जी को भी हम लोग रख देते हैं सेंटीमीटर में पुट कर देते हैं। तो जी को जब सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जी का वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 9.8 मीटर के जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.089, तो 0.29 हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग थोड़ा इजी होना चाहिए, तो हम लोग उसको भी सेंटीमीटर में, इसको ग्राम में रखते हैं उसको सेंटीमीटर में कर देंगे, तो 0.029 आ जाएगा। सॉरी कितना आया था, 0.29 आ जाएगा, तो 0.29 आ जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग सेंटीमीटर, जी को किस में रखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रख रहे हैं हम लोग। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड बाद में हम लोग वैल्यू सारा सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो और ये किस में रहेगा, ये आपका ग्राम में रहेगा। ये सीजीएस ही रख रहे हैं हम लोग, एक तरीके से सारा कुछ सीजीएस सिस्टम में रख रहे हैं, तो जो मास आएगा वो भी सीजीएस में ही आएगा। तो ये ग्राम हो गया, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू किस में आ गया, जी का वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। तो सीजीएस सिस्टम ही रख रहे हैं अपने हिसाब से आराम से वैल्यू पुट करने। तो यहाँ से आ गया आपका 10 आ गया पहला, देखिए पहला जो डेटा आया वो इतना आया। सेकेंड वाला जो केस है, सेकेंड केस में 20 लेना है हमें, तो ये 20 लेना है, और टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, टाइम दिया है 5.03, तो 5.03 ले लेते हैं, 5.03, और ये 2/t कितना हो जाएगा ये, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं सेकेंड केस का। तो 2/gt², तो 2/9.81, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5.03,
तो ये आ रहा है 0.80 आ रहा है, ठीक है। तो 0.805 आ रहा है, 805, ठीक है। 0.80 चलिए हो गया। और थर्ड केस लेते हैं जिसमें कि वैल्यू हमें 30 रखना है। थर्ड केस में 30 रखना है और जो टाइम है वो कितना है, टाइम है 3.95। तो 3.95 फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइड बाई 3.95 डिवाइड बाई 3.95। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बस हमें ऐसे ही वैल्यू पुट करके एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1.3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रहा है 1.3, ठीक है। तो 1.30, ठीक है, 1.30। तो चलिए 3 पॉइंट अगर हम प्लॉट करते हैं प्रॉक्स ग्राफ में, तो देखते हैं कहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, ये कैसा ग्राफ बनेगा। तो किसका किसका ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है M2 माइनस M1 और वर्सेज 2s बाई जी टी स्क्वायर, 2s बाई जी टी स्क्वायर का। इसका जो स्लोप आएगा y इक्वल टू, इसको अगर हम लोग y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू tan थीटा आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो प्लॉट करके पॉइंट चेक कर लिया जाए क्या आएगा। तो पहला पॉइंट जो 10 आया, पहला पॉइंट कितना आ रहा है, पहला पॉइंट 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 आ रहा है, हाँ। पहला पॉइंट आपका 10 है, ये y10 है और x का वैल्यू है कितना, 0.29। तो ये देखिए 0.29 मतलब 0.3 ऐसे करते हैं, ये 0.29, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ऐसे करते जाएंगे, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है, 0.8, 1.3 एक। और y एक्सिस पे जब प्लॉट करेंगे तो ये हो गया 10, 10, 20, 30। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे आया 0.229 मतलब 0.3 के करीब आएगा लगभग। तो जो पहला पॉइंट अप्रोक्स जो बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे करीब, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट बनेगा, जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, दूसरा पॉइंट बन रहा है 20 मतलब यहाँ, और 5, 20 और 0.8, तो 20 और 0.8 कहीं यहाँ पे बन रहा है। तो जो tan थीटा का जो स्लोप आएगा, tan थीटा वो आ जाएगा माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया कि y2 मतलब कि 10 डिवाइड बाई x। तो x2 माइनस x1 देखेंगे, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू आएगा आपका 0.51 के करीब आएगा, 10 डिवाइड बाई 0.51, ठीक है। तो ये tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 10 डिवाइड बाई 0.51, और ये किस में आएगा, अब यूनिट चेक कर लिया जाए कि इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा। tan थीटा का वैल्यू m1 प्लस m2 तो हो गया, लेकिन अगर इसमें यूनिट देखेंगे तो यूनिट जो आएगा वो आएगा आपका यूनिट। अब देखिए एक सेकंड यूनिट ध्यान से देखिए, यहाँ सेकंड में सेकंड सेकंड तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये टी स्क्वायर वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटीमीटर में अगर हम लोग रखते हैं इसको, तो हम लोग सेंटीमीटर में रखे हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये हम मीटर में रखे हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये हम लोग मीटर में रखे हैं, यहाँ सेंटीमीटर में रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सेम यूनिट जब पुट करते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में रखेंगे, तो इसको भी किस में रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। और वहां पे हम लोग क्या रख दिए हैं, वहां पे हम लोग तो रख दिए हैं कितना,
वहां पे एस का वैल्यू 1 मीटर रखे हैं, तो उसको सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि जो मास आएगा इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो जो एम का वैल्यू टेन थीटा नहीं है, वो इंटू क्या होगा, 100 टेन थीटा होगा। तो इंटू क्या करेंगे, जो स्लोप आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मास एम आ जाएगा दैट इक्वल्स टू 100 टेन थीटा आ जाएगा, तो इंटू 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग कितना वैल्यू आ जाएगा, ये टेन थीटा को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। स्लोप तो आ गया हमारा, स्लोप आ गया आपका y इक्वल टू जो है ये आ गया, स्लोप का वैल्यू पुट किए तो स्लोप टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर दो वैल्यू देख लें हम लोग, तो टेन थीटा एक्चुअली है क्या, टेन थीटा यहाँ पे y इक्वल टू एम टू माइनस एम वन हो गया, और ये हो गया m, तो टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा 2s बाई जी टी स्क्वायर, तो टेन थीटा तो वही m1 प्लस m2 ही आ जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया 10, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू 10 और बटे बटे कितना, बटे ये वाला जो है 2s बाई जी टी स्क्वायर एक्स वाला, तो x2 माइनस x1 तो कितना आएगा 0.5, 10/0.51 कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 0.51, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.51 एक अप्रोक्स हम लोग बना 19.6 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 19.6 आ रहा है, 19.60 आ रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या रखना है, हमें तो इसका वैल्यू जो रखना है किस में रखना है, इसका जो वैल्यू रखना है वो अब ये तो स्लोप आ रहा है, लेकिन क्या स्लोप ही मास रिप्रेजेंट करेगा, उसमें फिर हमें यूनिट का भी ध्यान रखना होगा। यूनिट अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो ग्राम था, तो आपका अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लेते हैं, चलिए इसको केजी में कन्वर्ट, चलिए पूरा एकदम अच्छे से करते हैं। तो इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम मीटर सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर, ये मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं, मान लेते हैं सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम लोग बदलते हैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं, क्योंकि ये साई में हम लोग कर रहे हैं, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी को हम किस में रखे हैं, जी को हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखे हैं, तो ऊपर भी सेंटीमीटर करेंगे तभी टी टी सेम आएगा। तो अगर तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1000 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000/100, मतलब स्लोप में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मास आ जाएगा। इसका मतलब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप में 10 से मल्टीप्लाई की 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, ये ग्राम में दिया हुआ है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर हम लोग 1/1000 कर दिए, ठीक है, 1/1000 कर दिए, ठीक। और यहाँ पे हम लोग जी को किस में रखे थे, 9.8 में ही रखे थे, चलिए इसको सब कुछ एसआई में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि ग्राफ तो हम लोग इसमें बनाए हैं, ठीक है, तो ग्राफ तो इसमें बनाया है, तो और 2s बाई जी टी स्क्वायर सेकेंड को टाइम में इसमें रखे, जी को 9.8, टाइम को सेकेंड में ही रखे थे, तो ये तो सब कुछ हमारा सही चला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसमें ये सब कुछ सही चला है, इसको तो हम लोग एसआई में ही रखे, उधर को हम लोग ग्राम में रखे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ को हम लोग एसआई यूनिट ही रखे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे कि इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा m1 प्लस m2 आना चाहिए, हमारे हिसाब से क्वेश्चन आंसर ग्राम में आना चाहिए, ठीक है, m1 प्लस m2 का वैल्यू ग्राम में आना चाहिए। तो अगर अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या किए, ग्राम में ही रखे हैं, तो ये भी ग्राम में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किए थे कि क्या फैक्टर हो गया था, ये ये मीटर था और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। सब कुछ अगर हम लोग सब कुछ हम लोग अगर रख दें, किस में रख दें, एसआई में रख दें, तो यहाँ पे 100 और वहां पे 1000, इसका मतलब इस इधर फैक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, इधर 100 है वहां 1000 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, सीजीएस के हिसाब से,
100 इधर 1000 इधर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 टाइम मल्टीप्लाई रहेगा, इसमें 10 टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब m1 प्लस m2 जो है SI यूनिट के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 ऑफ क्या, 1/10 tan थीटा आएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन इसमें क्या करेंगे, इसमें 1/10 से क्या करेंगे, 1/10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/10 मतलब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1.96 आ रहा है। ठीक है, बस यूनिट का एडजस्टमेंट था और कुछ था नहीं, और आंसर किस में आएगा, आंसर ग्राम में ही आएगा। तो 1.96 ग्राम आ रहा है आपका, 1.96 जो आएगा वो नहीं 1.96 आएगा कि 196 आएगा, 196 आएगा, क्योंकि क्योंकि उससे ज्यादा तो, उससे कम तो हो नहीं सकता, जब डिफरेंस 10 है तो वैल्यू तो उससे ज्यादा ही होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ी आ रहा है, एक सेकेंड अच्छे से ठंडे दिमाग से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लिए हम लोग ना, अच्छे से पहले ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए इसका, अच्छे से ग्राफ प्लॉट किए। तो जब ग्राफ प्लॉट किए, किसमें ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड यूजिंग द गिवन डाटा इक्वेशन ऑफ मोशन प्लॉट द सुटेबल ग्राफ डिटरमाइन टोटल मास स्ट्रिक्टली यूजिंग फ्लो स्लोप ऑफ द ग्राफ, 1 मीटर चलना है, m2 माइनस m1 का वैल्यू सब कुछ ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो m2 माइनस m1 का वैल्यू ग्राम में दिया हुआ था, तो m2 माइनस m1, और यहाँ पे क्या किए, किसका ग्राफ बनाए हम लोग, ग्राफ बनाए 2s/gt² का, 2s/gt², m2 माइनस m1 ग्राम में दिया है, केजी में करेंगे तो बड़ा छोटा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि तो उस ग्राम से ही वैल्यू बना लेते हैं, तो पहला 10, m2 माइनस यहाँ पे 10 हो गया, ये तो 20 हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया 0.29 0.8 हो गया, ये हो गया 0.29 और ये हो गया 0.8, तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगा 10 20। तो अगर हम लोग ये बोलेंगे एक पॉइंट है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आया, tan थीटा का वैल्यू आ गया आपका, tan थीटा का जो वैल्यू आया y इक्वल टू, ये y है ये x है, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू मतलब क्या हो गया 10 हो गया, और बेस का मतलब 0.80, और 0.29 कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। ठीक है, 0.51 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 19.6, वही आ रहा था वैल्यू ना, तो 19.6 आ रहा था। तो जो tan थीटा है क्या वो सच में m1 प्लस m2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m1 प्लस m2 कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अब ये देखिए अगर हम लोग इसको SI यूनिट में बदल देते हैं, ठीक है, तो ये तो ग्राम में दिया हुआ है, इधर हो गया ग्राम, अगर इसको भी हम लोग देखते हैं क्या आएगा यूनिट से, तो यूनिट से कितना आएगा, ये यूनिट से ये आ जाएगा 2s/g को हम लोग 9.8t, एस को मीटर में रखिए, ये सब भी सही है, तो ये भी क्या आ रहा है ग्राम में ही आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर से तो कट ही जाएगा, तो मीटर ही आएगा, तो इस हिसाब से तो यही आ रहा है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 19.6, और tan थीटा है क्या, मास m है, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, m का वैल्यू आ रहा है 19 पॉइंट जो है वो 6 आ रहा है। ठीक है, तो 19.6 हिसाब से तो आंसर आ रहा है 19.6। एक बार जो है सही से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, तो m2 माइनस m1 का वैल्यू जो टोटल मास मिला के है वो 19.6, लेकिन डिफरेंस 50-50 ग्राम का हो गया, इसका मतलब कि जो मास होगा, अच्छा एक बार वैल्यू जरा देख लेते हैं हम लोग, कि वैल्यू पुट ही करके वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो तब ग्राफ प्लॉट करना आसान रहेगा। तो एस का वैल्यू m2 माइनस m1, तो एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू हो जाएगा हाफ m2 माइनस m1 बटे हाफ a इंटू जी इंटू क्या स्क्वायर टी स्क्वायर,
तो यहाँ से जो आएगा m1 प्लस m2 का जो वैल्यू आ जाएगा, m1 प्लस m2 का वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 इंटू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स s। m2 माइनस m1 जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई, सही है ना, m1 प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा m2 माइनस m1 जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम s, और s का वैल्यू 1 मीटर दिया है। तो m2 माइनस m1, चलिए पहला ही डेटा यूज कर लेते हैं, 10 इंटू ग्राम में दिया है तो 10 इंटू 10 पावर -3, जी का वैल्यू चलिए 9.8 लेते हैं, और टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8.35, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8.35 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2s, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसका जरा वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है। जब इसका वैल्यू चेक करेंगे हम लोग तो ये आता है आपका 9.8 इंटू 8.35, कहीं उसमें मुझे लग रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हुआ होगा, इंटू 8.35, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और इसमें फिर क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि m2 माइनस m1 का वैल्यू जो ग्राम में दिया है उसको हम लोग केजी में बदलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें 1000 ये है आपका बाई 100, 3.41 आ रहा है, यहाँ से m1 को 3.41 आ रहा है। अच्छा, ये जो m1 प्लस m2 आएगा, कि डेटा तो गड़बड़ नहीं है, m2 माइनस m1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, और ए का वैल्यू आता है 1 मीटर चलना है, और टाइम का वैल्यू जो है s बराबर हाफ ए क्या होता है m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी हाफ ए टी स्क्वायर, टी का वैल्यू दिया है सेकेंड में, m2 माइनस m1 का वैल्यू ग्राम में दिया है, तो m1 प्लस m2 यहाँ से हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी टी स्क्वायर बाई 2s, s का वैल्यू 1 मीटर दिया है, तो m2 माइनस m1 मतलब 10 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और वैल्यू आ गया यही 8.31। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, बस एडजस्टमेंट है वैल्यूज का, 9.8 इंटू 9.8 9.8 इंटू 8.35 इंटू 8.35 डिवाइडेड बाई 2, 341 आया, डिवाइड बाई 100, 3.41 kg आ रहा है, 3.41 kg आ रहा है, ठीक है। तो 3.41 kg इस हिसाब से डेटा में आ रहा है, ठीक है, और वैल्यू यही दिया हुआ इस हिसाब से 3.41 kg आ रहा है। और जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां से क्या आ रहा था, tan थीटा को 19.6 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके, ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से जो m2 माइनस m1 आएगा वो 19.6 tan थीटा आ रहा है, और tan थीटा क्या है, tan थीटा स्लोप है यहाँ पे, दैट इक्वल टू 19.6, और स्लोप क्या होता है, स्लोप ही टोटल, एक बार अच्छे से स्लोप ना इसी वैल्यू पुट करके, वैल्यूज एक बार ये इस कैलकुलेशन में कहीं एरर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो अप्रोच होता है वो पहले वैल्यू को हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके, जैसे दूसरा डेटा में जरा दूसरा डेटा चेक करते हैं, तो दूसरा डेटा चेक करेंगे तो कितना आएगा m2 माइनस, चलिए लास्ट वाला चेक करते हैं, 50 वाला वैल्यू रखते हैं, तो जब 50 वाला रखेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू 9.8 इंटू जो है टाइम का वैल्यू 2.95 है, 2.95 इंटू 2.95, ये इतना आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2,
2 से डिवाइड कर देंगे, अभी 1000 से वो उसमें फिर 1000 से यहाँ से 2.13 आ रहा है, ठीक है, तो 2.13 आ रहा है, तो अभी एक डेटा में ये वैल्यू, दूसरे डेटा में 2.13 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो है अलग अलग फ्लक्चुएट, हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू इसी का स्लोप बनाएंगे, और जो स्लोप ही होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप से ही लगेगा, मतलब उसमें देख रहे हैं तो वैल्यू पुट कर करके तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो बेसिकली यही है आपका, यही आपका जो है वो स्लोप ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इसको सही से बनाएंगे, 100 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ आपका ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, m1 प्लस m2 का वैल्यू जो आएगा वो ग्राम में ही आएगा। देखिए एस को हम लोग क्या रख देंगे मीटर में, जी का वैल्यू 9.8 टाइम सेकेंड में पुट करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आएगा, अगर ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में ही आएगा, तो इस वैल्यू से स्लोप जो आएगा वो ग्राम में ही आएगा, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू एक बार फिर से देख लेते हैं, वो वैल्यू पुट किए तो टेन थीटा का वैल्यू 2s बाई जी टी स्क्वायर आ रहा है, तो एक बार ये हुआ 10 20 30, चलिए हम लोग सेकेंड थर्ड डेटा से निकालते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 10, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 10, और बटे बेस कितना है, बेस हो गया आपका 3.95 माइनस 1.30, 3.95 माइनस 1.30, 3.95 3.95 माइनस 1.30, ठीक है, तो 2.65 मतलब 10 डिवाइड बाई 2.65, 10 डिवाइडेड बाई 2.65, 2.65 ये वैल्यू आ रहा है 3.77 kg, तो टेन थीटा का वैल्यू 3.77 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से तो यही वैल्यू आ रहा है 3.77, ठीक है। अब जो वैल्यू आ रहा है वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ से 3.77 जो इस क्वेश्चन का वही स्लोप ही टेन थीटा ही, तो वैल्यू क्या होगा y इक्वल टू mx, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू m1 प्लस m थीटा ही है, m1 प्लस m2 इसका क्या आएगा, m1 प्लस m2 जो आएगा वो टेन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यही डेटा से कुछ कैलकुलेशन में भी एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, तो चलिए ऑल द बेस्ट।